चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद। चलिए तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से कर फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाए गए थे। चलिए बताइएगा कि कौन सा कर है जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाए गए थे। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर सी नंबर, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर डी नंबर। तो देखिए इसका राइट आंसर जो आपका बनेगा ये आपका डी हो जाएगा। मतलब ये सभी प्रकार के कर थे। मतलब यहाँ पर खराज जिसे हम खुम्स भी है, खुम्स मतलब होता है जैसे लूट वगैरह होता है। जजिया एवं जकात आपको दिया गया है। सर्व अर्थात सिंचाई कर, क्योंकि नहरों का जाल जो बिछवाया था वो फिरोज शाह तुगलक ने ही बिछवाया था। तो इसका मतलब है कि आपकी सिंचाई कर तो जरूर लगाया होगा। तो इस प्रकार से ये सभी जो कर हैं आपके कह सकते हैं फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। जजिया, जकात, खराज, खुम्स, है ना, यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 1915 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के पश्चात सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था। तो चलिए जवाब देना है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, आपको और अच्छे से दिखाई देने वाला है। तो चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है, देखो 1915 है ना। 1915 में जैसे दक्षिण अफ्रीका से वापस आए तो क्या हुआ कि 17 में, है ना, 17 में चंपारण, कौन सा ऑप्शन ये हो जाएगा कि चंपारण सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया। चंपारण कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है ना। अच्छा क्वेश्चन कभी कभी ये पूछा जाता है कि चंपारण आने के लिए जो निमंत्रण दिया था, है ना, या आमंत्रित किया था, किसने किया था। तो याद रखिए राजकुमार, कौन थे भाई, तो राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ल थे जिन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ये आंदोलन जो संबंधित था तिनकठिया प्रणाली से संबंधित था। तो इतने क्वेश्चन बनते हैं और ये क्वेश्चन आईएमपी से नोट करिएगा, ये 100% पूछा जाना है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। चलिए खजुराहो में मंदिरों का निर्माण करवाया किसने करवाया था। तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है छत्रसाल, चंदेल, परमाल, राजा भोज। चलिए ऑप्शन आ गया सी नंबर, मतलब बिल्कुल जवाब सही है कि चंदेल वंश के राजाओं ने, किसने, चंदेल वंश के राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। याद रखिए चंदेल शासकों में एक थे धंग और एक थे आपके कह सकते हैं, इनका उल्लेख काफी आपको मिलता है। ठीक है ना। चलिए ये मंदिर किससे संबंधित है, तो आपके कह सकते हैं छतरपुर में, खजुराहो के मंदिर यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। हिंदू और जैन धर्म से संबंधित आपके मंदिर हैं। क्या है कि दक्षिण भारत में चोल राजवंश का संस्थापक कौन था। चलिए देखो पूछा है दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत में चोल वंश का जो संस्थापक है वो कौन सा है। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है, करिकाल दिया है, परांतक दिया गया है, और यहाँ पर आपका राजा राज दिया गया है। कौन सा जवाब बनेगा। तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब बन रहा है ऑप्शन डी, यहाँ पर हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर जो आपका जवाब बनेगा, संस्थापक पूछा गया ना, चोल राजवंश का संस्थापक कौन था। चोल राजवंश का जो संस्थापक था वो था विजयालय। कौन था, विजयालय, विजयालय। अब विजयालय तो भाई ऑप्शन में आपको दिया नहीं गया है ना, विजयालय तो दिया नहीं गया क्योंकि राजवंश का संस्थापक विजयालय था, है ना। तो इसका मतलब है कि इसमें से जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, डी नंबर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा चोल में कौन थे, विजयालय थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, किस मुगल सम्राट ने पहली बार अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने एवं कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि कारखाना स्थापित करने की जो अनुमति दी थी भारत में पहली बार अंग्रेजों को किसने दिया था। चलिए अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। चलिए यहाँ पर ऑप्शन आ गया बी नंबर, जहांगीर। किसने दिया था, तो आपके जहांगीर ने दिया था पहली बार। ठीक है ना, क्लियर है ना। और आपको पता होगा कि सर थॉमस रो, कौन सर थॉमस रो आपके 1615 में राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में बनकर आए थे, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, देखो कह रहा है आपसे यहाँ पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया। बताइएगा ऐसा कौन सा अधिवेशन है, वो अंतिम अधिवेशन बताइए जिसमें से आपके बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब सही क्या बनेगा। देखो ये अंतिम का मतलब समझ रहे हो ना, बाल गंगाधर तिलक के हिसाब से पूछा गया है ना। तो चलिए यहाँ पर 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है 6 नंबर में ऑप्शन आपका बनेगा डी। ये अमृतसर का जो आपका अधिवेशन है 1919, ठीक है ना, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ऐसा अधिवेशन था जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम बार भाग लिया था। ठीक है ना। आपको पता है कि आपके 1920 में क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। क्या हो गई थी, 1920 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इस कारण से अंतिम इनका अधिवेशन है। और आईएमपी क्वेश्चन है, पूछने का तरीका बहुत ही अच्छा आपका है, प्यारा क्वेश्चन आपका है। ठीक है, चलिए और याद रखिए उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने हैं, ये कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने हैं, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि निम्न क्रांतिकारियों को जीवन के अंत के कारण के आधार पर सुमिलित करना है। तो चलिए देख लेते हैं किसका अंत किस प्रकार से हुआ है, कौन से आपके यहाँ पर कह सकते हैं वीर रहे हैं और किस प्रकार से इनका अंत हुआ है। देखिए जतिन दास का नाम सुना है, जतिन दास ये भूख हड़ताल से मरे थे। ठीक है, इनका 2 हो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद आप सभी को पता है मुठभेड़ के दौरान आत्महत्या मतलब कह सकते गोली मार लिया था, तो यहाँ पर आपका इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। भगत सिंह कैसे, तो भाई इनको फांसी दी गई थी, तो इनको फांसी यहाँ पर हो गया 4 नंबर। और इसके बाद कल्पना दत्त का संबंध है आजीवन कारावास में इन्होंने प्राण त्यागी, तो इसका आपका 1 हो जाएगा। 2 3 4 1 कहां पर है, ऑप्शन बी नंबर आपका दिया गया है। तो इसका इसी प्रकार से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन
दिया गया है कि 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, इतिहास में ये क्वेश्चन आपको देखने को बहुत बार मिला होगा। तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है 8 नंबर में। चलिए 8 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर तात्या टोपे। याद रखिएगा ये तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था वो क्या था, यहाँ पर आपका हो जाएगा रामचंद्र पांडुरंग, है ना। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 ईस्वी में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की थी। यहाँ पर आपको इसके ऑप्शन के अनुसार लगाना है कि क्या यहाँ पर आपका जवाब राइट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हो, पहला पॉइंट दिया है स्थानीय मिलों स्थानीय किसानों से नील खरीद कर उन्हें इंग्लैंड भेजने के लिए। ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा एक आधार बेस स्थापित करने के लिए जहाँ से फैक्ट्री अपना कार्य चला सके। तो ये सबसे पहला मेन आपका जो बेस था, आधार था, उन्होंने इसी को ही बना लिया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से इनका जो कार्य हो रहा था वो आसानी से हो रहा था और पूरा काम चल भी रहा था। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा। इनमें से बताइए जो सिपाही विद्रोह था तो कौन था जिसने कहा ही नहीं कि सिपाही विद्रोह है ना। ये आपके कौन थे। तो आपका जवाब बनेगा 10 नंबर में। ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, एक कार्ल मार्क्स। कौन है भाई, ये कार्ल मार्क्स हैं जिन्होंने 1857 के विद्रोह को जन विद्रोह कहा था। क्या कहा था, इन्होंने जन विद्रोह कहा था। क्या बोला था, जन विद्रोह कहा था, है ना। और इसे स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था। लेकिन यहाँ पर जो आपका जवाब बनेगा 10 नंबर में कौन सा हो गया, यहाँ पर आपका बी नंबर कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। चलिए अपवाद क्षेत्र दिया गया है ना। और जब भी अपवाद क्षेत्र आपको दे दिया जाए तो आप जवाब किसको देंगे, यहाँ पर बताइए अमेजन को दोगे या आपकी नील नदी को देंगे। चलिए बताइए भाई कौन सा आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर ए नंबर, काफी लोग दे रहे हैं बी नंबर। याद रखिए जब भी कभी भी अपवाद क्षेत्र दिया जाए तो आपको अमेजन नदी बताना है। क्या, अमेजन नदी बताना है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका फर्स्ट जवाब राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। एक बार वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा जितने लोग जुड़ चुके हैं। जितने लोग जुड़ चुके हैं एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है देख लीजिएगा और जल्दी से एक बार लाइक भी कर दीजिए। और जो लोग पहली बार जुड़े हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। चलिए जल्दी से लाइक भी मार दीजिए और इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को यहाँ पर करते हैं। चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है। मतलब यहाँ पर दिया है कश्मीर को जो भारत के साथ जोड़ता है, ऐसा कौन सा दर्रा है। यहाँ पर आपका 12 नंबर में ऑप्शन यहाँ पर बन रहे हैं, लगभग 12 का ऑप्शन आ रहा है। ये आपको जोड़ता है किसे, तो बनिहाल और कश्मीर। मतलब ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा बी नंबर बनिहाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर ग्रहों की गति को बताने वाले नियम को क्या कहते हैं। चलिए बताइएगा ग्रहों की गति को बताने वाला जो नियम है इसे कहा जाता है, कौन सा नियम कहते हैं। तो चलिए 13 का ऑप्शन देना है। यहाँ पर आपका न्यूटन का नियम होता है या केपलर का नियम। तो आपने पढ़ा है क्या, आपने हमेशा से पढ़ा होगा केपलर का नियम इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। इन्होंने कहा था कि सभी जो ग्रह होते हैं वो सूर्य की दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, है ना। और ये आपकी जो केपलर थे जर्मनी के एक गणितज्ञ भी थे और प्रसिद्ध खगोल भी थे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है समुद्र में ज्वार भाटे का कारण क्या है। ये बताइए समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है अर्थात पानी का ऊपर उठना इसके बाद फिर नीचे आना, ये ज्वार भाटे होते हैं। मतलब यहाँ पर जो आपका जवाब बनेगा कौन सा हो जाएगा। चलिए 14 का जवाब कह रहे चंद्रमा का आकर्षण, सूर्य का आकर्षण। तो देखो बिल्कुल जवाब सही है, दोनों ही यहाँ पर सही हो जाएंगे कि आपके चंद्रमा का आकर्षण होता है, सूर्य का आकर्षण होता है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। कह रहे काटो जलाओ कृषि का मतलब क्या है। चलिए बताइएगा, एक नया नाम मिल रहा है कि काटो जलाओ कृषि का मतलब क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि कितने विद्वान साथी इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। वैसे इसके पहले आपने पढ़ा होगा लेकिन ये लैंग्वेज पढ़ा है या नहीं हम नहीं जानते हैं, लेकिन देख लेते हैं कितने लोग यहाँ पर जवाब सही देने वाले हैं। तो चलिए ऑप्शन दे रहे हैं डी नंबर, बिल्कुल सही जवाब है। ये आपकी होती है झूम खेती। कौन सी होती है, याद रखिए झूम खेती को कहा जाता है काटो जलाओ। मतलब क्या होती है कि एक आदिम प्रकार की कृषि है, मतलब जिनमें पहले वृक्षों पर वनस्पतियों को जलाकर जला दिया जाता है। जैसे मान ली कोई जंगल है उसको यहाँ पर क्या किया, बनाया, खेत बनाया और इसके बाद उगा दिया और इसके बाद दोबारा इसको खेत नहीं बनाते, जला देते हैं, है ना। इसीलिए वो रहता है ये आपकी काटो जलाओ कृषि के नाम से जानते हैं, झूम खेती, है ना। जैसे नागालैंड वगैरह है ना। तो नागालैंड और ये जो आपका कह सकते हैं पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट ऐसी एरिया में बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, जो जनजाति लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपकी इकोनॉमिक्स से है। कह रहा है स्टैगफ्लेशन से तात्पर्य क्या होता है। स्टैगफ्लेशन किसे कहा जाता है। स्टैगफ्लेशन जो कहते हैं ये किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, कह रहा है आपसे विस्पीड के साथ बेरोजगारी, प्रसार के साथ बेरोजगारी। यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। 16 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बी। इसका मतलब क्या होता है, गतिहीन स्फीति। क्या मतलब, जैसे कि मान लीजिए कि कोई चीज क्या हो रहा है, बेरोजगारी हो रही है, तो ये बीच का आपका अंतिम आंकड़ा होता है। तो प्रसार के साथ क्या होती है, बेरोजगारी भी होती है, ना ही घाटा होता है ना लाभ होता है, ये समझिएगा।
इसका अर्थ हो जाएगा कि ना ही घाटा हुआ है ना ही उसको क्या लाभ हुआ है। ऐसी स्थिति को हम लोग बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैग मतलब होता है रुकना, तो वही बात हो गया, ना घाटा और ना लाभ, अपनी भाषा में हम आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है जीएसटी परिषद में कितने सदस्य आपके होते हैं। तो चलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको मिला भी था, है ना। यहाँ पर क्या सही जवाब बन जाएगा, 17 का जवाब देना है 17 नंबर में। चलिए काफी लोगों ने जवाब दे दिया है। यहाँ पर 33 कितने होते हैं, तो आपकी जीएसटी परिषद में सदस्य होते हैं 33 होते हैं, बिल्कुल जवाब सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानी जाती है। ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है और बहुत ही बार पूछा गया है, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, नोट करिएगा। वर्ल्ड बैंक का एक अन्य नाम क्या है, किस नाम से आप लोग जानते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। मतलब देखा जाए तो आपका जवाब यहाँ पर 18 नंबर में बनेगा, ए नंबर, यहीं पर आपका जवाब राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। इसे विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है। स्थापना की बात करें तो आपके 1945 में, कब, 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम बात करते हैं कि इसके मुख्यालय की, तो आपके वाशिंगटन, कहां पर है, वाशिंगटन डीसी में एक इसका मुख्यालय आपका है। और ये क्या करता है कि विभिन्न देशों को विकास हेतु ऋण प्रदान करता है, किसी देश के विकास के लिए ऋण प्रदान करने का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है नियत विदेशी मुद्रा की दर को कौन बदल सकता है। नियत विदेशी मुद्रा की दर को कौन बदल सकता है, तो चलिए 19 को ऑप्शन देना है। और यहां पर आपका जवाब जो बनेगा 19 नंबर में ऑप्शन बन जाएगा ए, ये होता है भारतीय रिजर्व बैंक। कौन सा होता है, भारतीय रिजर्व बैंक होता है, आरबीआई होता है, ठीक है ना। मतलब आरबीआई का भारत का केंद्रीय बैंक है ना। और यह मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है, मतलब मुद्रा की दर दिया है ना, अर्थात मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करेगा, तो यहाँ पर आपका भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा भारत की समेकित निधि में से राज्यों के बीच राजस्व की अनुदान सहायता को नियंत्रित करने के सिद्धांतों पर कौन राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। कुल मिला के अपनी लैंग्वेज में देखा जाए तो यहाँ पर एक समेकित निधि है जो कि राज्यों के बीच राजस्व की अनुदान सहायता नियंत्रित करता है। यहाँ पर 20 का जो ऑप्शन बनेगा वो सी हो जाएगा। ये वित्त आयोग होता है ना, कौन होता है, ये वित्त आयोग होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, चलिए क्वेश्चन दिया है शिक्षा के अधिकार के तहत 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बालकों को मुक्त शिक्षा देने हेतु संविधान में कौन सा अनुच्छेद शामिल किया गया। बताइए कौन सा आर्टिकल है जिसमें से 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको फ्री शिक्षा दी जाएगी। ये संशोधन हुआ था यहाँ पर 86 नंबर का संशोधन। तो चलिए यहाँ पर जवाब यहाँ पर आ गए हैं, काफी लोग दे रहे हैं 21 का फर्स्ट, बिल्कुल सही है। 21 के फर्स्ट में, किसमें, 21 के फर्स्ट में शामिल किया गया है। ये भारत में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम दी जाएगी। यह अधिनियम जो पारित हुआ था 2009 में पारित हो गया था। और इसे लागू कब से किया गया, तो 1 अप्रैल 2010 से, याद रखिए 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हो गया है। ये भी पॉइंट आपको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है वित्त आयोग अपनी सिफारिश किसे सौंपता है। वित्त आयोग अपनी सिफारिश किसे सौंपता है, 22 का जवाब देना है। तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर केंद्र और राज्य के बीच, मतलब यहाँ पर आपका 22 नंबर में आ रहा है डी नंबर। ये राष्ट्रपति को अभी अभी आया था ना, यही पॉइंट दिया था, क्वेश्चन घुमाया गया था कि जो भी सिफारिशें होती हैं वो सौंपते हैं राष्ट्रपति को, कौन, तो आपकी वित्त आयोग करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यार भारत का संविधान तैयार करने के लिए गठित संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो चलिए संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष पूछा गया है, संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो चलिए यहाँ पर आपको जवाब देना है 23 नंबर में। और 23 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान निर्मात्री सभा के क्या थे, अध्यक्ष थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, समवर्ती सूची में किस विषय पर केंद्र और राज्य के बीच कानून में द्वंद्व होने की स्थिति में क्या होता है। मतलब यहाँ पर देखिए समवर्ती सूची, और समवर्ती सूची की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो केंद्र का कानून प्रभावी रहेगा, क्या, केंद्र का जो कानून है प्रभावी रहेगा, इसी के विषय में कभी कभी क्या होता है, द्वंद्व, मतलब क्या होता है, आपस में मतभेद हो जाते हैं। तो इस विषय पर केंद्र और राज्य के बीच कानून में क्या होता है, द्वंद्व होने की स्थिति बन जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, केंद्र का कानून क्या होगा, प्रभावी रहेगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, केंद्र जो आपका मेन जो कानून होंगे वो केंद्र वाला जो संचालन है वो हमेशा बने रहेंगे। ठीक है, अगला दिया गया है, प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ। प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था। काफी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं 52 नंबर, मतलब कह सकते हैं 1952। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर 1952 को यहाँ पर प्रथम राज्यसभा का गठन किया गया था। अगर डेट पूछे तो आपको डेट भी बता देना है, 3 अप्रैल। कब, तो आपके 3 अप्रैल को इसकी कह सकती है स्थापना यहाँ पर हुआ था, गठन आपका हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे वाहनों के पार्श्व दर्पण अर्थात साइड मिरर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है। बताइएगा, जो वाहन होते हैं उसके बगल में जो शीशा लगा होता है, ये शीशे में कौन सा शीशा होता है।
चलिए यहाँ पर देख सकते हैं काफी लोग जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर आपका उत्तल मतलब बिल्कुल सही है, उत्तल मतलब दूर। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा 26 का ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ जिसमें से कीट भी सम्मिलित होते हैं। यहाँ पर हमने आपको साइंस की क्लास में बताया भी है, पढ़ाया भी है कि आपके देखा जाए ये सबसे बड़ा संघ होता है। कौन सा संघ आपका होता है? यहाँ पर ऑप्शन सी जो आर्थ्रोपोडा संघ होता है। कौन? आर्थ्रोपोडा जो संघ होता है प्राणी जगत का सबसे, इसमें से कीट भी आपके सम्मिलित होते हैं। याद रखिएगा ये पॉइंट हमने आपको पढ़ाया है ना, क्लियर है? इतना पॉइंट कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिए ऐसे होते हैं, मतलब कीटों का बाह्य कंकाल क्या होता है? काइटिन का होता है। जो कीट होते हैं उनका कंकाल बना होता है किसका? काइटिन का बना होता है। शरीर खंडयुक्त होता है ना। कीटों में 3 जोड़ी मतलब 6 पैर होते हैं। दीमक हो गया, जू हो गया, मच्छर, ये सब इसी के अंतर्गत आपके आते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है किसी वस्तु की विराम अवस्था को चाल की अवस्था माना जाता है। कुल मिला के यहाँ पर जो आपको थ्योरी से क्वेश्चन बनाया गया है, यार आपसे यहाँ पर किसी वस्तु की विराम अवस्था को यहाँ पर शून्य चाल की अवस्था मानते हैं। भाई जब कोई चीज आपकी विराम होगी, या जब कोई चीज विराम होगी तो उसमें शून्य ही तो आपकी चाल होगी, या और कोई ज्यादा चाल हो सकती है? और तो कोई ज्यादा चाल नहीं होगी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि अस्पताल में ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन के साथ और कौन सी गैस होती है? आपने देखा होगा ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन के साथ जो आपका एक गैस होती है वो कौन सी गैस होती है? चलिए 29 नंबर में देखते हैं कि आप लोग क्या जवाब सही देंगे। चलिए भाई, तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आर्गन, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं सी, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपका डी नंबर। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, है ना, कि आपके ऑक्सीजन नली के साथ साथ जो आपके और होती है वो गैस कौन सी होती है। हमने इसके बारे में बताया था कि हल्की होती है, ठंडी होती है, कुल मिला के इस प्रकार से हमने बताया था। तो देखते हैं कितने लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ऑफलाइन जो लोग कमेंट करेंगे उन्हीं का रिप्लाई देंगे कि आप लोग सही दिए हैं। चलिए अभी तो सही आ रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन देखने वालों को देखेंगे कितना आप लोग सही कर सकते हैं। अगला दिया मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी का पालन पूछा गया है, और आप लोग जानते भी हैं मधुमक्खी का पालन 30 नंबर में। और 30 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा? मधुमक्खी होता है एपी कल्चर। क्या एपी कल्चर कहां पर है? ऑप्शन डी दिया है कि मधुमक्खियों के पालन को एपी कल्चर कहा जाता है। याद रखिएगा कि पीसी कल्चर किसे कहते हैं? पीसी कल्चर ये आपकी मछली पालन को कहते हैं। सेरी कल्चर किसे कहते हैं? तो सेरी कल्चर आपके रेशम के कीट पालन को कहते हैं। और यहां पर आपका जो टिश्यू कल्चर है ये ऊतक संवर्धन को कहा जाता है, टिश्यू कल्चर। क्लियर हो गया इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइएगा। यहां पर देख सकते हैं क्वेश्चन दिया है कि राज्य द्वारा निकाला गया जो आधिकारिक आदेश होता है, इस वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? हमने हिंदी की क्लास में आपको पढ़ाया है कई बार, याद आया? बिल्कुल याद आएगा, पूरी तरीके से याद आएगा। लगातार क्लासेस लेते रहिएगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। ये होता है अध्यादेश। क्या होता है? अध्यादेश। जो राज्य के द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश होता है उसे बोलते हैं अध्यादेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न में से वाक्यों में से शुद्ध वाक्य की पहचान करना है। शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है? तो चलिए कह रहा है मैं तुमको कुछ कहता है, मैं तुमको कुछ कहता है। भैया गलत हो गया, मैं शब्द आपका होगा नहीं। प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाए, मतलब आपको जवाब क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हिंदी में कभी भी मेरे को और तेरे को नहीं बोला जाता है। तो डी नंबर भी गलत दिया है, ए नंबर भी गलत दिया है, तो ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यमुना का एक पर्यायवाची नहीं है? यमुना का पर्यायवाची नहीं है, 38 में जवाब दीजिएगा। तो चलिए 38 नंबर में देखो, यहाँ पर आपका श्यामा दिया गया है, यहाँ पर रवि सुता दिया गया है, यहाँ पर कारिंदी दिया गया है। ये तो सही है, लेकिन जहावी जो दिया गया है ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा बन गया? 38 नंबर में ऑप्शन बन जाएगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ये होता किसका है? ये गंगा का होता है। याद रखिए साथियों, ये गंगा का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि दशरथ सुत त्यों लोक बखाना राम नाम का मरम है आना। 21 पंक्तिकार की जो रचना है ये किसकी रचना है? कौन से आपके रचनाकार की पंक्ति है? ये पंक्ति है आपके कबीरदास की। याद रखिएगा हमने आपको कह सकते हैं जो फॉरेस्ट गार्ड वाला मॉडल पेपर कराया था, मॉडल पेपर, उसमें भी आपको बताया था कबीरदास की है ये पंक्ति। बहुत लोगों ने चेक किया था, है ना। चेक करने के बाद लगा था हाँ नहीं हाँ ठीक है। तो दो ऐसी पंक्तियां हैं जो लगता तो तुलसीदास की है लेकिन वास्तविकता किसकी है? आपकी कबीरदास की है। तो ये पंक्ति किसकी है? आपकी कबीरदास की है। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है बेड़ा पार होना मुहावरे का अर्थ। चलिए आगे बढ़िए। अगर कोई ऑप्शन ही गलती है तो क्या किया जा सकता है? कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो चलिए बेड़ा पार होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? 40 नंबर में ऑप्शन ए नंबर, मतलब योजना में सफल होना। बिल्कुल सही है, योजना में सफल होना, ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है देखो यहाँ पर करंट का क्वेश्चन दिया गया है, आराम से पढ़ना होगा, समझ के पढ़ना होगा। क्वेश्चन दिया गया है कि बाफ्टा अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? तो चलिए भाई जवाब दीजिए फटाक से। यहां पर जवाब देना है कि बाफ्टा अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? 51 का ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर 51 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ये आपके है नोमलैंड, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है आपका? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में भारत के पहले
हाल ही में भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। यह घर किस आईआईटी संस्थान के पूर्व छात्रों ने बनाया है? तो ये देख सकते हैं कैसा आपका है 3D प्रिंटेड घर है ना, और इसका उद्घाटन किसने किया है, अर्थात यहाँ पर मद्रास आईआईटी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आईआईटी मद्रास ये आपके हैं। तो भारत में पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। किसने किया है? तो आपकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। कह रहा आपसे यहाँ पर 91 दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया जाएगा? तो यहां पर आपका जवाब रजनीकांत। चलिए यहां पर आपका जवाब क्या बनेगा? 53 नंबर में ऑप्शन आ रहा है सी नंबर। ये आपके रजनीकांत को, क्या रजनीकांत को याद रखिएगा कि केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने, है ना, 91 दादा साहब फाल्के पुरस्कार की घोषणा किया था, ऐलान किया था। किसने? तो आपके केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री कौन थे? प्रकाश जावड़ेकर ने किया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि किसे वर्ष 2020 के 30वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है या चुना गया है? तो आप सभी को पता होगा, यहां पर 54 नंबर में लगभग सभी के जवाब आ गए हैं। यहां पर ऑप्शन बन जाएगा डी नंबर, शरण कुमार लिम्बाले। शरण कुमार लिम्बाले को 30वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। उनकी एक उपन्यास है मराठी भाषा में, क्या मराठी भाषा में उपन्यास है सनातन। किसके लिए दिया गया है? सनातन के लिए। इसे नोट करिएगा, वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन आपका दिया गया है। और इस सनातन पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ था 2018 में हुआ था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपका क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, किसे अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम का नाम मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? किसे अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम का नया होना चाहिए यहाँ पर, है ना, नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। यहाँ पर नया होना चाहिए था, है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब सही क्या बनेगा? चलिए 55 नंबर में ऑप्शन बनेगा सी नंबर। ये आपके हरेंद्र सिंह है। कौन है भाई? हरेंद्र सिंह है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में भारत का पहला भारत कोरियाई मैत्री पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? और इस क्वेश्चन को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया था कि कोरिया गणराज्य के जो रक्षा मंत्री थे वो आपके कौन थे? आपके सुह वूक, है ना, ये आए थे। और दिल्ली में, कहां पर? तो आपके दिल्ली में पहला, भारत का पहला दक्षिण कोरियाई मैत्री पार्क का उद्घाटन अर्थात कह सकते हैं स्थापित किया गया। तो ऑप्शन बी नंबर आपका दिल्ली जवाब हो जाएगा। ये 26 मार्च 2021 की बात है, छावनी दिल्ली में है। क्लियर हो गया? उद्घाटन हो चुका है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, वर्ल्ड वाटर डे 2021 की थीम क्या थी? तो चलिए वर्ल्ड वाटर डे अर्थात यहां पर विश्व जल दिवस, क्या जल दिवस जो आपका है विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। ये भी डेट याद रखिएगा, 22 मार्च को मनाते हैं वर्ल्ड वाटर डे। इसका थीम क्या रहा है? इसका थीम पूछा गया है। तो यहां पर 57 नंबर में ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका वेलिंग वाटर, है ना। यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है? ठीक है ना, मतलब यहां पर आपका वेलिंग वाटर आपका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। मतलब कह सकते हैं इसका मतलब होता है पानी के महत्व को समझना, पानी के महत्व को समझना। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के न्यूयॉर्क कार्यालय में सहायक महासचिव एवं प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो चलिए देखिए, संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रम के न्यूयॉर्क कार्यालय में सहायक महासचिव एवं प्रमुख नियुक्त किया गया है। इनका नाम क्या है? तो यहां पर आपका जवाब राइट हो जाएगा। 58 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर। ये आपके लिगिया नोरोना, क्या है? लिगिया नोरोना है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे इस एजेंसी का मुख्यालय कहां पर है, तो इस एजेंसी का मुख्यालय है नैरोबी। कहां पर है? आपके नैरोबी है। ये भारत की आपकी कौन है? लिगिया, है ना। इन्हें लिजिया, कहीं कहीं पर आपको लिजिया मिलेगा, क्या इनका नाम कहीं कहीं पर आपको लिजिया मिलेगा, लिजिया नोरोहो, है ना। ये नियुक्त की गई है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, यहां पर आपसे कह रहा है, चलिए, कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की चैंपियन एंड वेरनस्ट कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चलिए बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की जो चैंपियंस एंड वेटरन्स कमेटी के जो अध्यक्ष है किसे चुना गया है? यहां पर वेटरन्स कमेटी है जो कि चैंपियंस एंड वेटरन्स कमेटी, यहां पर आपका 59 ऑप्शन बनेगा डी नंबर। ये आपके हैं MC मैरी कॉम। कौन है? MC मैरी कॉम है। ऑप्शन यहां पर बन जाएगा डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है, कह आपसे यहां पर हाल ही में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आइकॉन्स से किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया गया है? चलिए बताइएगा कि हाल ही में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स से किस भारतीय नेता को सम्मानित किया गया है?
मतलब यहाँ पर आपका फिफ्स, यहाँ पर 60 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, अमिताभ बच्चन को किया गया है। मतलब इस वीडियो के जितने भी करंट अफेयर थे वो बहुत ही आईएमपी थे, मतलब हद से ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन आपके थे इस वाले सेट में जो आपके करंट अफेयर के थे, ठीक है ना। आइए हम लोग यहाँ पर सामान्य जागरूकता पर फोकस करते हैं, देखते हैं कि सामान्य जागरूकता में आप लोगों की कितनी कमांड आपकी है। तो चलिएगा, कह रहा आपसे आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था, बताइएगा। आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ। चलिए 61 का ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, यहाँ पर 1896, क्या 1896 ईस्वी में हुआ था, जो कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आपके थे, है ना। और आपके एथेंस, ग्रीस के एथेंस में मनाए गए थे। याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की शोक नदी के नाम से जानी जाती है। आप सभी को पता होगा ये बंगाल की शोक नदी कौन सी है, यहाँ पर 62 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बी नंबर, दामोदर नदी। कौन सी है, तो आपकी दामोदर नदी है, जिसे बंगाल की शोक की नदी के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यार आपसे यहाँ पर निम्न में से किस राज्य की चीन के साथ उभय सीमा नहीं है, बताइएगा कि चीन की सीमा किसके साथ नहीं लगती है। चीन की सीमा किसके साथ नहीं लगती है, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश। आप सभी को पता है कि भाई उत्तर प्रदेश का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, जो कि आपके चीन के साथ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट परीक्षण किया था, बताइएगा भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट परीक्षण किया था। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर 1974। याद रखिएगा 1974 यहाँ पर कहाँ दिया है, ऑप्शन दिया गया है डी नंबर, 1974 में इन्होंने किया था, तो ऑप्शन बन जाएगा डी नंबर। और कब किया था, तो 18 मई, कब किया था, 18 मई को किया था परमाणु परीक्षण, ठीक है। कहाँ से, तो राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण से, अर्थात पोखरण से इसका पहला परीक्षण हुआ था, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला निम्न में से कौन सी थी। चलिए आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला निम्न में से कौन थी। तो चलिए भाई यहाँ पर 65 का ऑप्शन आ रहा है, आशा पूर्णा देवी। कहाँ पर है भाई, ऑप्शन डी दिया है, आशा पूर्णा देवी आपका जवाब हो जाएगा 65 का डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यार आपसे यहाँ पर पैलेस ऑन व्हील्स क्या है, पैलेस ऑन व्हील्स क्या है, ये भी आपका कह सकते हैं बताया भी गया है, इस पर शायद एक मूवी भी बनी थी, है ना। पैलेस ऑफ व्हील क्या है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, राजस्थान की एक राजसी रेल यात्रा है। यहाँ पर जो 66 है ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान की एक राजसी रेल यात्रा है, ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा, राजसी रेल यात्रा है। इसका शुभारंभ हुआ था 1982 में, कब हुआ था, 1982 में इसका प्रारंभ हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यार आपसे यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध सेरेनगेटी नेशनल पार्क और मसाई मारा नेशनल रिजर्व किस द्वीप में स्थित हैं। तो भाई ये तो कठिन हो ही सकता है ना, ये जो आपका है कठिन हो सकता है, लेकिन थोड़ा हाईलाइट रहा था। यहाँ पर जो 67 का ऑप्शन बनेगा, आपका जवाब बनेगा यहाँ पर ए नंबर, ये आपके अफ्रीका में है। कहाँ पर है, आपके अफ्रीका में है। अफ्रीका में जो आपका कीनिया नाम सुना होगा, कीनिया, मान लो कीनिया आपने नहीं सुना है तो तंजानिया नाम सुने होंगे, तंजानिया उसी की सीमा पर आपका स्थित है, ठीक है ना। और मारा नदी इसी के बीच से होकर बहती है। कौन सी नदी, एक नदी है मारा नदी, और इन्हीं के बीच से होकर बहती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या आपसे यहाँ पर निम्न में से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। यहां पर आपको जवाब देना है ब्रिक्स का सदस्य इनमें से कौन सा नहीं है। तो चलिए 68 का जवाब देना है, और 68 में देखिए यहां पर रूस भी आपका है ना, यहां पर भारत भी है, ब्राजील भी है, लेकिन क्यूबा इसमें से नहीं आता है। यहां पर चाइना भी है ना, यहां पर आपका कह सकते हैं इंडिया भी है, आपका रूस भी आपका है, और आपका ब्राजील है, लेकिन यहां पर जो आपका क्यूबा है, क्यूबा इसके अंतर्गत आपका नहीं आता है। क्लियर हो गया, इतना पॉइंट ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, अब तक क्लियर है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन दिया गया है, क्या आपसे यहाँ पर राजीव गांधी के मृत्यु दिवस को के रूप में मनाया जाता है। चलिए राजीव गांधी की मृत्यु को किस रूप में मनाते हैं, यहां पर जवाब देना है 69 में। यहां पर ऑप्शन बनेगा आपका आतंकवाद विरोधी दिवस, क्या आतंकवाद विरोधी दिवस, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहां पर आते हैं अगले क्वेश्चन को। राजीव गांधी है ना, राजीव गांधी जो कि आपको याद होगा 21 मई को, कब 21 मई 1991 को एक आतंकवादी हमले में तमिलनाडु के श्री पेरुम्बेर में हुई थी, और 21 मई को ही आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, आप सभी को पता होगा, है ना। तो आप सभी लोग इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा कि सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। आते हैं यहां पर आपका जो गद्यांश है, आज का गद्यांश काफी अच्छा है, आपको याद, आप आज ये गद्यांश पढ़ने में आपको लगेगा कि नहीं भारत में कितने प्रकार के वाद यंत्र हैं, यहां से कुछ ऐसी चीजें पढ़ने को मिलेंगी जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। तो चलिए कह रहा आपसे कि कभी भारत
कभी सोचता है भारत में कितने प्रकार के वाद्य यंत्र प्रचलित हैं? सोचने में शीघ्रता मत कीजिए। तमिलनाडु, केरल के कश्मीर तक, राजस्थान, गुजरात से नागालैंड, मणिपुर तक भारत नामक विशाल भूभाग में सैकड़ों प्रकार की वाद्य यंत्र परंपरा से प्रचलित हैं। विशेषकर चमड़े से मढ़े, क्या विशेषकर चमड़े से मढ़े वाद्य यंत्र तो सर्वाधिक हैं। बांसुरी जैसे फूंक कर बजाए जाने वाले, झांझ जैसे झंकार वाले, फिर तार लगी तूंबी वाले भी काम नहीं है। ये तार वाले भी कुछ गज से बजाए जाते हैं और कुछ छोटी सी अंगूठी जैसी मिर्जराब से। देखो यहां पर एक दिया छोटी सी अंगूठी से, क्या तो मिजराब से भी आपके हैं, है ना। कह रहा है अब प्रश्न उठता है कि जिन्हें हम भारतीय वाद्य यंत्र कहते हैं, क्या वे भारत में ही जन्मे हैं या कहीं और से आए हैं? कहना कठिन है। जब भी हम किसी वाद्य यंत्र को बजते सुनते देखते हैं तो मन कहता है कि उसको उत्पत्ति भारत में हुई है, लेकिन सत्य यह नहीं है। आज प्रचलित वाद्य यंत्रों में से अनेक बाहर से भी आए हैं और यह भी सच है कि अनेक भारतीय वाद्य यंत्र यहाँ से अन्य देशों में भी क्या हुए गए हैं। तो देखिए कहाँ से मिलेंगे, ये दिया गया है। ये प्रचलित हुए सभ्यता संस्कृत का इतिहास जानने का एक माध्यम वाद्य यंत्र भी होते हैं। याद रखिएगा कि अगर आपके भारतीय संस्कृत की सभ्यता के इतिहास के बारे में जानना है तो आपके वाद्य यंत्र भी उसके बारे में कुछ ना कुछ देते हैं। वेदों में उल्लिखित वाद्य यंत्रों के प्रमाण हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त हुए हैं। वहीं सुदूर पूर्व इंडोनेशिया में प्राचीन भारतीय वाद्य यंत्र आज भी प्रयुक्त हो रहे हैं। कहां पर? इंडोनेशिया में प्रयुक्त आपके हो रहे हैं। हमारी वीणा मिस्री, सुमेरी, जापानी, चीनी संस्कृत में विद्यमान रही है ना। हमारी जो वीणा है वो मिस्र में, सुमेरी में, जापान में, चीन आदि संस्कृत में ये विद्यमान है। तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है इस क्वेश्चन में अर्थात इस गद्यांश में। चलिए कह रहा आपसे जिन्हें हम भारतीय वाद्य यंत्र कहते हैं, चलिए बताइएगा यहां पर क्या बनेगा। जिन्हें हम भारतीय वाद्य यंत्र कहते हैं तो भाई इनमें से क्या होगा, कुछ भारत के हैं और कुछ आपके बाहरी भी हैं। सिंपल सी बात है कि आपका जवाब क्या हो जाएगा बी, उनमें से कुछ भारत के हैं और कुछ आपके बाहर के भी हैं। अगला दिया है कि कौन सा भारतीय वाद्य यंत्र मिस्र, चीन, जापान आदि की संस्कृति में विद्यमान है। तो अभी आपने पढ़ा कि जो आपका कौन सा है, वीणा मिस्र में, चीन में, जापान आदि की संस्कृति में प्रचलित है आपका वीणा। अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए 73 में देख लेते हैं कौन सा सत्य है। पहला दिया है कि तमिलनाडु और केरल के वाद्य यंत्र सबसे प्रसिद्ध हैं। ऐसा तो नहीं बोला गया था गद्यांश में, या ऐसा बोला गया था? कभी नहीं बोला गया है। फिर दिया है कुछ वाद्य यंत्र गज से बजाए जाते हैं, सही है ना। भारतीय प्राचीन वाद्य यंत्र इंडोनेशिया में प्रयुक्त है, ये भी सही है। भारत में अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र मिल सही, मतलब यहाँ पर 3 सही थे, पहला गलत दिया गया था, ठीक है ना। 73 में कह रहा है सबसे आपका असत्य कौन है, तो यहाँ पर ए नंबर गलत है। काफी लोग यहाँ पर सी दे रहे हैं, मतलब अभी दिमाग नहीं लगा रहे हो। तमिलनाडु केरल वाद्य यंत्र सबसे प्रसिद्ध है, क्या बोला गया है क्या गद्यांश में? ऐसा तो नहीं बोला गया है, तो फिर यहाँ पर सी क्यों लगा रहे हैं। अगला बताइएगा कि गद्यांश के अनुसार सभ्यता और संस्कृत का इतिहास जानने में सहायक होते हैं। बताइएगा किसी देश की सभ्यता संस्कृत का इतिहास जानना है तो क्या जरूरी होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी, वाद्य यंत्र आपके होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है। चलिए भारतीय शब्द जो आपका है ये क्या है, 75 में जवाब दीजिए। ये क्या है आपका, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है या संज्ञा है। तो क्या हो जाएगा, तो याद रखिए भारतीय चाहे कोई बिहारी, भारतीय, चाइना वगैरह होती है ना, ये आपके विशेषण होते हैं, किसी स्थान की बात भी करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा, ये विशेषण आपका है ना। फिर इसके बाद देखो यहाँ पर लोकसभा के बारे में दिया गया है। जो अगला गद्यांश है ये लोकसभा के बारे में दिया गया है और लोकसभा में अधिकतम संख्या आपको पता है 52 होती है। जो आपके प्रतिनिधि आपके 530 होते हैं, ये आपके राज्य से होते हैं, 20 होते हैं केंद्र शासित से, 2 होते हैं आपके एंग्लो इंडियन होते हैं। इसी के बारे में दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर गद्यांश नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसके जवाब जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। लोकसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या और अधिकतम सदस्यों की संख्या बताइए कितनी है। चलिए बताइएगा लोकसभा में वर्तमान में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो आपकी कितनी हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर आपका 76 नंबर में ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर 3 जो वर्तमान में है 545 और आपके अधिकतम 552 है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि प्रत्येक चुनाव के द्वारा चुने गए लोकसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या कितनी है। जिनको प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से हम लोग लोकसभा के सदस्यों के जो चुनते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। चलिए बहुत लोग तो भाग गए होंगे, है ना, बहुत होशियार लोग चले गए होंगे, क्योंकि उनको तो लगता ही नहीं है गद्यांश को सीख मिलेगी। हमने कहा है गद्यांश से बहुत सीख मिलती है, हमें भी बहुत सीख मिलती है, क्योंकि गद्यांश कहीं ना कहीं से उठाकर लाए जाते हैं, जो आपके कहीं इस बुक से कहीं उस बुक से हमको सीख मिलती है, हमें बहुत अच्छा लगता है। चलिए यहाँ पर 77 में ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, देखो दिया है प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा, तो इसका देखो आपका जवाब बनेगा बी नंबर। 543 होते हैं जिनका चुनाव होता है प्रत्यक्ष, है ना। ऑप्शन यहाँ पर बनेगा क्या, तो बी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। किताब में शायद गलत दिया गया होगा, यहाँ पर भी होगा, क्योंकि चुनाव होता है कितने का, तो 543 का होता है, ठीक है। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है। तो चलिए कौन सा कथन सही है इसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। 78 में यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है एक प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने गए एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य हो सकते हैं, ये दिया गया है। प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने गए केंद्र शासित प्रदेशों के 20 सदस्य
और एंग्लो इंडियन आपके 2 होते हैं। फिर दिया प्रत्येक चुनाव के द्वारा चुने गए केंद्र शासित प्रदेशों के 20 सदस्य और राष्ट्रपति के द्वारा। देखो यहाँ पर राष्ट्रपति के दिया है ना, तो राष्ट्रपति के अनुसार क्या हो जाएगा, सी नंबर। बल्कि अब एंग्लो इंडियन का काम खत्म हो गया है, लेकिन आपको ऑप्शन के अनुसार क्या देना है, सही नंबर, क्योंकि ये किसमें दिया है, गद्यांश में दिया गया है। अगला दिया गया है, जब आपातकाल की घोषणा लागू हो तो लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। याद रखिए लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन जब कभी आपातकाल हो जाता है तो याद रखिए इसके 1 साल और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन कौन, तो यहाँ पर आपके संसद के द्वारा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है। पहला दिया है सरकार बनाने के लिए चुने गए सदस्यों का बहुमत होता है, पहला ही आपका जवाब राइट हो गया। इस प्रकार से ये गद्यांश आपका कंप्लीट होता है। और जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई वीडियो को लाइक भी करिएगा। और अगली क्लास जो आपकी है वो जीके जीएस की है, हमारे अगले चैनल पर है, हमने लिंक दे दिया है। तो जीके जीएस का यहाँ पर आप कह सकते हैं क्लास है और स्पीड के साथ क्लास होगी, तो उस क्लास को भी ज्वाइन करिए, लिंक आपको दी गई है तो